नमस्कार। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगने वाले महाकुंभ की कहानी मैं आप सभी को सुना रहा हूं। यह इसका तीसरा संस्करण है। बृहस्पति ग्रह अपनी 12 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इस महाकुंभ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है प्रयागराज किले का अक्षयवट। आज की कहानी अक्षयवट की कहानी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह अक्षयवट अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस अक्षयवट का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत, महाकाव्य और महाकवि कालिदास के ग्रंथों में भी मिलता है। इसके बारे में चीनी बौद्ध धर्म तीर्थयात्री ह्वेनचांग और ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में लिखा है। ह्वेनचांग लिखते हैं कि वट का एक बड़ा पेड़ है जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। उसकी छाया बहुत घनी थी। वट वृक्ष के दाहिनी ओर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। वहां पर पहुंचते ही यह संसार असार और निरर्थक जान पड़ता था और लोग अपने प्राण दे देते थे। अक्षयवट के पूर्व दिशा में गंगा यमुना के संगम पर बहुत दूर तक, जो लगभग 10 ली से ऊपर होगा, रेत पड़ी हुई थी। यह रेत स्वच्छ बालू की है और समतल है। इसे यहाँ के स्थानीय लोग महादान क्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल से बड़े बड़े राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार यहाँ आकर दान करते चले आए हैं। राजा श्रीहर्ष शिलादित्य प्रति 5वें वर्ष यहाँ आते थे और बहुत दान पुण्य करते थे। उस समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े राजा, गणमान्य लोग मेले में आते थे। साधु, महात्मा, श्रमण, ब्राह्मण और सामान्य गृहस्थ भी आते थे। इस अक्षयवट के बारे में जो ह्वेनचांग ने लिखा, अब इसको देखेंगे। जब से ये चीजें अक्षयवट से जुड़ी हुई हैं, कुछ इसी तरह की कहानी चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग भी लिखते हैं कि एक बड़ा भारी वृक्ष है जिसकी टहनियां दूर तक फैली हैं, सघन छाया है। किसी समय पर यहाँ मांसभक्षी राक्षस रहा करता था, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस वृक्ष से कूदकर प्राण देने वाले मनुष्यों के शरीर को खाया करता था। इस कारण यहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा था। इन्होंने भी इसे महादान भूमि लिखा है। अब अगर हम इस प्रयागराज के अक्षयवट की बात करें, जिसे बाद में ब्रिटिश पीरियड में बंद करा दिया था, जो किला है प्रयागराज संगम पर, इस किले में ही अक्षयवट है। अभी अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षयवट के दर्शन के लिए पुनः लोगों को वह मार्ग खोल दिए हैं। लोग, आप अगर अभी जाते हैं तो अक्षयवट के दर्शन आप कर पाएंगे। लेकिन अनेक कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ के समय ये अक्षयवट का दर्शन निषिद्ध था, बंद था, क्योंकि जैसा कि इन चीनी बौद्ध यात्रियों ने लिखा है कि लोग इस अक्षयवट पर चढ़ करके और कूद करके अपने प्राण दे देते थे। और यहाँ कोई मांस खाने वाला व्यक्ति था, जो लोग ये करते। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो दोनों चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों ने लिखा है। एक, जैसा कि उसने लिखा है कि यहाँ आने पर यह संसार असार निरर्थक जान पड़ता है। यह सामान्य बात नहीं है कि किसी पेड़ के नीचे पहुंचने पर मनुष्य की मति बदल जाए और उसे आत्मबोध हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात कोई भारतीय नहीं कह रहा है, बल्कि कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, चीन का व्यक्ति जो यहाँ आया है, और वो भी इस मत का नहीं है। यहाँ जो बौद्ध धम्म के लोग हैं
उनको भी यह बात समझनी चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है कि बौद्ध धर्म अति आधुनिक है, अर्वाचीन है। आज पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस सृष्टि, इस धरती पर जो अनाचार, अत्याचार, मानवता के जो शत्रु हैं और जिस प्रकार से उन्होंने उथल पुथल मचा रखी है, जो नकारात्मकता है, उसको दूर करने के लिए बौद्ध धर्म की आवश्यकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे तीर्थयात्री ने यह बात लिखी है कि केवल इस वृक्ष के पास आने पर, जैसे हमारे यहाँ है महाबोधि वृक्ष जो बोध गया में है, वहाँ भी जाने पर लोगों को कुछ ऐसी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव अक्षयवट के पास भी लोगों को होता था, यह होता है, यह कहा जाना चाहिए। लंबे समय तक बंद रहा है और फिर उसमें पाखंड जुड़ा। उस पाखंड के कारण लोगों ने यह समझा कि हाँ, यहाँ आकर के और अपने प्राण दे देने से हमें अक्षय पुण्य प्राप्त हो जाएगा, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हर जगह है, कहीं भी अध्यात्म के अंदर जैसे ही उसके प्रतिफल आने आरंभ होते हैं तो फिर वहाँ पाखंडी जुटते हैं और फिर पाखंड प्रारंभ हो जाता है। महाकुंभ प्रयागराज हजारों वर्षों से बगैर किसी निमंत्रण के लाखों लोग, और केवल लोग नहीं तो योगी यति सन्यासी जो हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगी यति लोग हैं से लेकर के और संसार में रहने वाले सामान्य गृहस्थ तक, गांव का जो व्यक्ति किसान है, मजदूर है, उसके तक यह बात आज तो बहुत सारा प्रचार सरकार कर रही है, लेकिन उस कालखंड में कोई प्रचार नहीं होता था। लेकिन किस वर्ष कुंभ लगेगा, किस वर्ष अर्ध कुंभ लगेगा, कब महाकुंभ लगेगा, पूर्ण कुंभ लगेगा, इसकी जानकारी भारत के गांव के अंदर रहने वाले लोगों को भी थी। और आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जिस समय कोई सुविधा नहीं, सहूलियतें नहीं होती थी, आने जाने के रास्ते विकट थे, लोग पैदल बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। उस समय ट्रेन नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, किसी भी प्रकार का साधन नहीं होता था। तब भी लाखों लाख लोग जब हमारे यहाँ बृहस्पति अपनी 12 वर्ष की यात्रा पूरी कर लेते थे तो ठट्ठ के ठट्ठ गांव के ग्रामीण महिलाएं, बच्चे इस महाकुंभ में, पूर्ण कुंभ में आते थे। और उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। आज ये अक्षयवट की कहानी, जिस अक्षयवट के दर्शन मात्र से, उसकी छांव में पहुंचने मात्र से मनुष्य को बोध प्राप्त होता था, उसे यह संसार की सच्चाई मालूम हो जाती थी। ऐसे अक्षयवट की कहानी है ये, जो मैंने आप सभी को बताई। और अब तो कुंभ आरंभ ही हो गया है। यह पूर्ण कुंभ, पूर्ण महाकुंभ जो प्रत्येक 12 वर्षों पर लगता है, इसने अपनी यात्रा के ज्ञात इतिहास की 144 आवृत्तियां पूरी कर ली है और उसका यह महाकुंभ है। आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस महाकुंभ में अदृश्य शक्तियां, जिन्हें हम देवता कहते हैं, ब्रह्मांड की वह शक्तियां, वह महापुरुष, वह महात्मा, वह सिद्ध, वह संत जो शरीर छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में चले गए हैं, वह भी पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में स्नान करने आते हैं। और जिनका लाभ, उनकी ऊर्जा का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमालय की कंदराओं से लेकर के सागर तक के लोग और ऋषि मनीषी महात्मा यहाँ आते हैं, वह कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।